This video is only for education and learning purpose. Investments and trading in share market is highly risky. Do at your own risk. Hello guys, my name is Sumit Joshi and you're watching BKJ Investments. इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर के बारे में। कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि इसके अंदर लिस्टिंग के बाद से, जैसे कि आपको पता है मंडे को ये शेयर लिस्ट हुआ था, लिस्टिंग के बाद से इसमें भारी गिरावट क्यों आई, क्यों इसके अंदर लोअर सर्किट लगे। फाइनली इसका लोअर सर्किट खुल चुका है। अब इस शेयर में क्या हो सकता है, प्लस ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होगा या नहीं, प्लस इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ में बात करेंगे कि ये अभी हाल फिलहाल के लिए अभी ये डीमर्जर के बाद से, जैसे कि आपको पता है रिलायंस से डीमर्ज होकर ये शेयर बना है, तो इसके अंदर डीमर्जर के बाद से निफ्टी एंड सेंसेक्स से ये कब एक्सक्लूजन पे जाएगा, क्या है इसकी डेट, क्यों इसकी डेट एक्सटेंड हो रही है, सबके बारे में चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि आपको पता है ये मंडे को ये शेयर लिस्ट हुआ है और लिस्टिंग के बाद से इसके अंदर लोअर सर्किट लगे हैं। इसका मेन कारण ये है कि जब ये शेयर रिलायंस से डीमर्ज हुआ, जैसे कि आपको पता है ये डीमर्ज होने के बाद इसका एक पर्टिकुलर एंटिटी बनी है इसकी, ठीक है, अपने पेरेंट कंपनी से डीमर्ज होने के बाद से रिलायंस से जैसे ये डीमर्ज हुआ तो जिसके पास रिलायंस का शेयर था उसको अकॉर्डिंगली क्वांटिटी के अंदर जियो का शेयर भी मिला है। तो उनको अब जो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके अंदर फंडिंग रखते हैं, उन इन्वेस्टर्स को, उन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इसके अंदर मैंडेटरी सेल करनी थी। और प्लस ये लिस्टिंग प्राइस भी थोड़ा सा ओवर था ऑब्वियसली, जैसा कि एनालिसिस थे जिन्होंने एनालिसिस किया था इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से, तो इसका प्राइस 150 टू 180 के आसपास रहना था। तो जैसे ही ये लिस्ट हुआ 265 के आसपास, वहीं से ही इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग कंटिन्यूअस बेस पर रही, जिससे इसके अंदर लोअर सर्किट लगी। जिस भी पैसिव फंड या इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक था, तो कंटिन्यूअस लिस्टिंग के बाद से इसके अंदर मैंडेटरी सेलिंग हो रही थी, लगातार इसके लोअर सर्किट लग रहे थे। लोअर सर्किट का आप रेशियो देखोगे तो मैं चार्ट में भी आपको दिखा देता हूं, प्लस इसके लोअर सर्किट लगने का जो रेशियो था वो कुछ इस तरीके से था। मंडे को लिस्ट होने के बाद लोअर सर्किट लगाया इसने 248.90। अगेन ट्यूसडे के दिन इसका लोअर सर्किट लगा 236.45 पे। वेडनेसडे के दिन इसका लोअर सर्किट रहा 224.65 से। थर्सडे के दिन इसका लोअर सर्किट रहा 213.45। तो ये इसके लोअर सर्किट रहे। फाइनली लोअर सर्किट इसका खुला कब? फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन इसके अंदर काफी ह्यूज क्वांटिटी के अंदर ट्रेड्स हुआ, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा। एक वैल्यूएशन के हिसाब से 200 मिलियन शेयर्स का ट्रेड इसका फ्राइडे के दिन था, जो 7 टाइम था, यानी कि 7 गुना ज्यादा क्वांटिटी थी कंपेयर टू थर्सडे के दिन जो इसके अंदर ट्रेड हुए थे। थर्सडे के दिन लगभग 28 मिलियन शेयर्स का इसके अंदर ट्रेड हुआ था। साथ में ही आपको एक बात और बता देता हूं, एक न्यूज के हिसाब से मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इसके अंदर भारी बाइंग की गई, लगभग 754 करोड़ रुपए, यानी कि 752 करोड़ रुपीस का बाइंग हुआ, जो कि इसका कंप्लीट स्टेक रखता है 0.6% का। वो बाइंग हुआ इसका फ्राइडे के दिन, वो भी ह्यूज एक रेशियो रखता है इसका लोअर सर्किट जो खुलने के लिए, है ना। और जो 754 करोड़ का जो बाइंग था वो 202.80 से बाइंग हुआ और एक ह्यूज क्वांटिटी के अंदर हुआ। और मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी देखा जाए तो एक वन ऑफ द ह्यूज स्टेक है जो एक साथ बाय किया गया किसी के अंदर। तो यहां से इसका लोअर सर्किट खुला, प्लस और भी मैंडेटरी इसके अंदर बाइंग थोड़ी बहुत आई और इसने काइंड ऑफ अब यहां पर ये थोड़ा सा चलने लग गया। अभी इसका लोअर सर्किट खुल चुका है। अभी इसके एक्सक्लूजन की बात करें, यानी कि इसके डीमर्ज होने के बाद से ही अभी के हाल फिलहाल के लिए क्या ये पेरेंट कंपनी रिलायंस है। रिलायंस ऑलरेडी निफ्टी 50 और इंडेक्सेस के पार्ट है, तो इसी वजह से इसके अंदर भी अभी के अंदर ये इंडेक्स का पार्ट था। इसका एक्सक्लूजन जो पहले होना था वो 24 अगस्त को होना था। अगेन इसको डिसाइड किया गया 29 अगस्त पे, अभी एक्सटेंड होकर 1 सितंबर पे चला गया है। 3 दिन और एक्सटेंड कर दिया गया है। देखेंगे, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 1 सितंबर के दिन ही इसका एक्सक्लूजन हो, यानी कि ये निफ्टी 50 और जो इंडेक्सेस के पार्ट से हटे, उसको और भी एक्सटेंड किया जा सकता है और मैंडेटरी ऑब्वियसली। प्लस इसके अंदर जो भी गिरावट आई है वो इसकी एक तरीके से कहें तो इसकी फंडामेंटल वैल्यूज है, किसी ट्रेडिंग सेटअप या टेक्निकल वजह से नहीं हुआ है। इसकी जो गिरावट आई है वो एक मैनेजमेंट काइंड ऑफ चीज है, क्योंकि ऑब्वियसली जो फंडिंग्स है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनको मैंडेटरी हो गया था लिस्टिंग के बाद इसको सेल करने के लिए, क्योंकि उनका जो बाइंग पर्सपेक्टिव है, उनका जो फंडिंग का प्रोस्पेक्टिव है मोस्टली निफ्टी 50 के अंदर है। तो उनको ऑब्वियसली जब उनके पोर्टफोलियो के अंदर ये शेयर आ चुका है तो इस शेयर को उनको बेचना ही पड़ेगा। तो एक मैनेजमेंट की चीज है, इसके अंदर इसका टेक्निकल से कोई रिलेशन नहीं है। प्लस अब इसकी बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियसली दिस इज द पॉजिटिव सिनेरियो शेयर। मैं किसी को भी यहां पर बाइंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूं, ना ही मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, 2 से 3 साल आगे की बात करें, तो इस शेयर के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि ये 2 गुना 4 गुना भी हो सकता है
प्लस ये बहुत अच्छा एक निवेश करने वाला शेयर भी साबित हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव सेगमेंट्स है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी बढ़ेगी। साथ में इसमें बात करें तो इसके सामने कई प्रॉब्लम्स जो है, जो मोस्टली एक पर्टिकुलर शेयर के सामने आती है या कंपनी के सामने आती है, उसका यहाँ पर इसका सामना करने के पास इसके पास लॉट ऑफ फंड्स है, लॉट ऑफ सोर्सेस है। जैसे कि इसका रिलायंस के साथ नाम जुड़ा है, तो ऑब्वियसली रिलायंस एक ऐसा ब्रांड है जिसके ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट रहता है, प्लस दे हैव अ लॉट ऑफ सोर्सेस टू मेंटेन थिंग्स। तो यहाँ पर इसका अगर लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो बहुत ही सही है। शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म पे ये 600-700 तक भी ट्रेड कर सकता है 2 से 3 साल के अंदर देखें, और कोई जरूरी नहीं शॉर्ट टर्म में भी ये वहां तक ट्रेड कर जाए। इसके जो मोस्ट कंपेटिटिव जो रहेंगे वो रहेंगे बजाज फाइनेंस एंड पेटीएम। साथ ही ये फाइनेंशियल की सभी तरीके की सर्विसेज को एक साथ एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा। तो बिजनेस के पर्पज से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखा जाए तो दिस इज द बेस्ट वन। इसके साथ अपने लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। अगेन मैं यहां पर बाइंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूं, अभी भी हो सकता है जो इसका फर्दर जो एनालिसिस पहले जो किया गया था, जो इनिशियल एनालिसिस इसकी वैल्यूएशन की गई थी 150 टू 180 के आसपास, ये वहां पर भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से हिसाब से देखें तो ये एक ऐसा शेयर है जो निवेशकों को अच्छा पैसा लॉन्ग टर्म बेसिस पर देकर जाएगा। तो ये था ऑल अबाउट दिस शेयर। इससे फर्दर भी इससे रिलेटेड कोई न्यूज है, इससे रिलेटेड कुछ अच्छा कुछ सुनने में आता है तो डेफिनेटली वी विल शेयर विद यू। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।